हाँ जी, कल रिकॉर्डिंग चेक की थी, उसमें ना थोड़ा सा जो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व है ना, वो रह गया था। और आज हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ, और न्यू केनेजियन इकोनॉमिक्स, यानी कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आज हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, कंजप्शन थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, ग्रोथ थ्योरीज है, बिजनेस साइकिल है, जस्ट हमारी वही रह जाएंगी। तो पहले हम ना लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व को देख लेते हैं। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक हो गया। और साथ ये भी इसमें एज्यूम किया हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, NUER, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। एक्सपेक्टेड प्राइसेस लेवल भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि PE कांस्टेंट रहेगा, और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट भी कांस्टेंट रहेगा इन द शॉर्ट रन। होता क्या है कि ये मेरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, ठीक हो गया। सपोज डेट 0% इन्फ्लेशन है और 3% नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। हुआ क्या कि 3% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, और इसके इंक्रीज करने की वजह से प्राइसेस लेवल 3% इंक्रीज हुआ, और प्राइस लेवल इंक्रीज हुई, जो एक्सपेक्टेशन है वो कांस्टेंट रही, यानी कि एज्यूम किया हुआ है। एक्सपेक्टेशन एज्यूम होने कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो लेबर सप्लाई है वो पुरानी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही अपनी सप्लाई करती चली जाएंगी। इन द अदर वर्ड्स, कि वेजेस के बारे में उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुई। अब जो न्यू प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, और वेज रेट वही है, तो इट मींस रियल वेजेस डिक्रीज हो गई हैं। प्रोड्यूसर को बेनिफिट्स है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का क्या मतलब है? उसी प्राइसेस के ऊपर ये तो बल्कि प्राइसेस भी इंक्रीज हो चुकी है, वो क्या करेगा? आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है। तो जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरह कि मैंने बताया आपको, इन्फ्लेशन रेट फर्ज करें 3% इंक्रीज हुआ, 1% हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, 1%। ओकन लॉस, ठीक हो गया। 2.5 भी लिखते हैं सम बुक्स में 3%। ये इंक्रीज हुई है, और अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या रह गई है? 2%। पहले हम ए पॉइंट पर थे, अब किस पर आ गए? बी पर। ये है शॉर्ट रन फ्लिप्स का। इसके साथ मैं लिख देता हूँ PE 0। PE 0 का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुई। पर मोनेटारिस्ट कहते हैं कि ये शॉर्ट रन फेनोमिना है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा? क्योंकि ये नॉन इंटरवेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि हर साल कांस्टेंट रेट के साथ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब वो कांस्टेंट सप्लाई होती रहेगी हर साल, लोग जज कर जाएंगे कि हर साल 3% मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। केन्स की तरह ये इंटरवेंशनरी नहीं है, बल्कि नॉन इंटरवेंशनरी है। और केन्स फिस्कलिस्ट था, क्योंकि वो डिप्रेशन की वजह से उसकी स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट। अच्छा, तो हुआ क्या क्या जी? अब वो कहते हैं कि 3% हर साल मनी सप्लाई इंक्रीज होती है सपोज, और उसकी वजह से प्राइस लेवल 3% इंक्रीज होता है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या हुई? कि एक्सपेक्टेशन ये हुई कि हर साल
3% प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज हैं तो लेबर जो है, जो सप्लाई करने वाले हैं, वो डिमांड करेंगे कि हमारी नॉमिनल वेजेस में भी क्या किया जाए, इजाफा किया जाए। कितना? जितना प्राइस लेवल में इजाफा हुआ। ठीक हो गया? ये कहाँ से इन्होंने एंटिसिपेट किया? मनी सप्लाई से, कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था के थंब रूल के तहत। अब यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर जो हमने एज्यूम किया था, शॉर्ट रन के अंदर जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है ये कांस्टेंट रहेगा। लॉन्ग रन के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, साथ वेजेस भी इंक्रीज हो गई हैं। तो जो रियल वेजेस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग रन में। ठीक हो गया? जैसे ही वेजेस इंक्रीज करेंगे, लेबर की सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिक्लाइन कर जाएगी, जिससे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये बना के दिखाता हूँ मैं, कल मैंने आपको बताया था लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये प्राइस लेवल था, ये आउटपुट थी। मनी सप्लाई की वजह से ये आगे गया, आउटपुट नेचुरल एम्प्लॉयमेंट से आगे चली गई। जब इन्होंने वेजेस ज्यादा की तो ये सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ओरिजिनल लेवल पर ये आ गया। सिर्फ और सिर्फ इन द लॉन्ग रन प्राइसेस में इजाफा हुआ, आउटपुट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट वहीं रहा। तो अब जब ये इन्होंने वेजेस हायर डिमांड की, जिसकी वजह से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ए से हम बी पॉइंट पर आए थे, बी से किस पे चले जाएंगे? सी पर। ये वही पॉइंट है जहां पर हमारी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ए और सी को अगर हम मिला दें तो ये हमारे पास होता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और जो एक्चुअल, ये एक्चुअल प्राइस लेवल और एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वेजेस को। तो यहाँ पर नॉमिनल वेजेस में जो इंक्रीमेंट आया है और जो नॉमिनल प्राइसेस के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है वो आपस में इक्वल हो जाएगा और इकोनॉमी के अंदर कोई रियल चेंज नहीं आएगा। ठीक होगी? अच्छा, जो स्टैगफ्लेशन आई है ना, स्टैगफ्लेशन ने फेल कर दिया था केन्जियन इकोनॉमिक्स। क्या हुई थी? कल स्टैगफ्लेशन की ही बात कर रहे थे हम, कि ये मेरे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर था, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर, एग्रीगेट डिमांड कर, ये प्राइस लेवल था, ये आउटपुट थी। अच्छा, जो केन्सियन इकोनॉमिक्स आई थी वो कब आई थी? कि जब प्राइस लेवल भी कम था, आउटपुट भी कम थी, और ये सिचुएशन थी, ये प्राइस स्टिकी हो गई थी, और ये यहां पर उसने कहा था कि फिस्कल पॉलिसी की वजह से आई। ठीक है? अब जो स्टैगफ्लेशन आई उसमें क्या हुआ कि सप्लाई शॉक लगा, 80s की डेकेड में, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई। अब जो केन्जियन इकोनॉमिक्स थी उसके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या तलाश किया गया जी? इसमें मोनेटारिस्ट ने इसका सोल्यूशन दिया। सबसे पहले वो कहता है इसको आप मनी सप्लाई के जरिए कंट्रोल करें। यहां पर तो मनी सप्लाई इनफेक्टिव थी ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम पर आ गया था, और मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करते उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो चेंज ही नहीं करना था, क्योंकि केन्स के मुताबिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मनी सप्लाई से और मनी डिमांड से डिटरमाइंड होता है। अब एक चीज आ ही मिनिमम लेवल पर गई है, ठीक हो गया, और जिस इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मनी डिमांड इन्फिनाइट हो गई थी, तो फिर उसने इसका एग्रीगेट डिमांड फिस्कल पॉलिसी के जरिए इसका सोल्यूशन तलाश किया। वो कहता है कि इधर क्या हुआ, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की गई। क्या किया गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने से मनी सप्लाई भी कम होती है, और एग्रीगेट डिमांड कर हमारा जो शिफ्ट हुआ वो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। इधर ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो इन्फ्लेशन को इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन, और हम इन्फ्लेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो मनी सप्लाई के जरिए, क्योंकि जो प्राइस है
वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मनी सप्लाई से, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, बट अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू अभी हल नहीं हुआ। सेकंड क्या किया गया, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट क्या है कि जो मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हुई, मनी सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हुआ, प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ। शॉर्ट रन में तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो कांस्टेंट रही, पर इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हुआ, वेजेस डिक्रीज हुई। वेजेस डिक्रीज होने की वजह से जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, और ये राइट वर्ड शिफ्ट होने में इन्होंने इसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या हुआ कि मार्केट की जो इंफॉर्मेशन थी जो इम्परफेक्ट थी उसको परफेक्ट किया गया, और इसमें जो सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड इफेक्ट्स है वो आए, और जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो जहां से हमने उसको मनी सप्लाई के जरिए कंट्रोल किया था उसको दोबारा हम उसको ओरिजिनल पॉइंट्स के ऊपर ले आए, किसके जरिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए, और स्ट्रक्चर रिफॉर्म के जरिए और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के जरिए। तो जो ये प्रॉब्लम्स था केन्जियन इकोनॉमिक्स जिसको सॉल्व नहीं कर सकी थी उसे हमने मोनेटारिस्ट के जरिए, जो मोनेटारिस्ट की थ्योरी है और अभी न्यू क्लासिकल की थ्योरी है उसमें इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया गया। अच्छा, अब हमारा जो मोनेटारिस्ट है ये तो कल ही एंड हो जाना था, नेट की प्रॉब्लम की वजह से इसको थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ा। तो अब नया स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अभी न्यू केन्जियन भी पढ़ेंगे। ये जो थ्योरीज है ना ये इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द फेलियर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स स्पेशली इन स्टैगफ्लेशन। जो थ्योरीज इंट्रोड्यूस हुई कब हुई, ड्यू टू स्टैगफ्लेशन। क्योंकि मैंने बताया आपको जो मोनेटरिस्ट हैं उनकी भी जो लॉन्ग रन की थ्योरीज हैं वो क्लासिकल से मिलती जुलती हैं, और जो ये न्यू क्लासिकल हैं इन्होंने भी जो क्लासिकल थ्योरीज थी उसी को रीशेप किया, बस इसमें थोड़ी सी इन्होंने नई चीजें ऐड की जो कि ओल्ड क्लासिकल थ्योरीज में हमें नहीं मिलती,